चले बच्चों, आज हम नया बायोलॉजी का सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। लास्ट सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड की। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक और नया चैप्टर चालू करने जाएंगे जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो वही है RH विटेकर की ही बातें मैं आगे सारी कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है बच्चा बाटी, इसमें से मैं आपको 3 किंगडम इलेबोरेट कर चुका हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगी। ठीक है, चौथा किंगडम जो एक पूरा चैप्टर बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज प्लांट किंगडम। और पांचवा जो हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, वो आपका नेक्स्ट 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक किंगडम के बारे में बात करने जाएंगे जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है ना बच्चा बटी, तो क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे बातें हैं, क्या क्या ग्रुपिंग कर रखी है, कौन सा प्लांट किस तरीके का होता है, क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं और वो एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूं क्या, प्लांट किंगडम। तो उसकी किंगडम में क्लास बांट रखी है भाई, क्या क्या एल्गी पढ़ेंगे हम इसमें, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो इस किंगडम के ये डिविजन्स है बेटा, इस किंगडम के ये डिविजन्स हैं, दैट्स इट। तो ये आपको सिंपल से 5 डिविजन्स पढ़ने को मिलेंगे। क्या पढ़ने को मिलेंगे? 5 डिवीजन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या है इसमें, तो बेसिक्स ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात, हमने बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन किया था जिसमें सबसे मेन काम किया था RH विटेकर साहब ने, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हमने एक ये कर चुके हैं, दूसरा प्रोटिस्टा कर चुके हैं, तीसरा फंगी कर चुके हैं। अब 2 किंगडम रह गए आपके, प्लांटी और एनिमिलिया, जिसमें से एक इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो वही लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी। तो हम लोग किंगडम प्लांटी का फर्दर और क्लासिफिकेशन करेंगे जिसको हम अपने सिंपल भाषा में प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर में पूरा आप केवल प्लांट किंगडम पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे आप बेटा? प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब कितने वैरायटी के प्लांट है, कितने डिवीजन है, मैंने बता दिया आपको 5, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये पढ़ने को मिलेंगे आपको। चलिए बढ़िया। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over out. तो बेटा अब पुराने जमाने के हिसाब से हम लोग प्लांट को क्लासिफाई नहीं करते। पहले जमाने में तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था प्लांट का। उसने पहले जमाने में इंसान ने बेटा केवल हाइट के बेसिस पे कर रखे थे। जो बड़े बड़े से प्लांट दिखते थे उन्हें ट्रीज बोल दिया था, जो छोटे दिखे ट्रीज से उन्हें श्रब्स बोल दिया, और जो उनसे भी छोटे दिखे उन्हें हर्ब्स बोल दिया। तो बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन था पुराने टाइम पे। बट आज के टाइम पे हम प्लांट्स की जो ग्रुपिंग करते हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो उतना सिंप्लीफाई वे में नहीं करते। हम लोग एक कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख के प्लांट्स को डिटेल में क्लासिफाई करेंगे। तो वो लिखा है, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। तो प्लांट किंगडम के जो अंडरस्टैंडिंग है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत चेंज हुई है, क्योंकि पहले जमाने में ज्यादा अच्छे सारे कैरेक्टर्स नहीं दिख रहे थे। तो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आके पटक दिए थे जो एक्चुअल में इस किंगडम को बिलोंग ही नहीं कर रहे थे। तो फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, फिर हमने उन्हें हटाया, उनको अलग किंगडम में भेजा प्लांट से हटा के। तो वही चीज है। ठीक है, आगे सुनना। Fungi and members of Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae। वही बोल रहा हूं मैं कि पहले इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो पहले फंगी के कुछ मेंबर्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा, जिन जिन के पास क्या मिल रहा था, सेल वॉल, उन सबको पहले प्लांटी में ही पटक दिया गया था। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, उनको हमने हटा रखा है इस किंगडम से। ठीक है, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन पुट देम इन द सेम किंगडम। तो पुराने टाइम पे तो प्लांट भी रखे गए थे, बट आज के टाइम पे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है प्लांट किंगडम को लेके, तो हम लोगों ने इन ऑर्गेनिजम्स को हटा के इनके ओरिजिनल किंगडम्स में रख दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक बैक्टीरिया कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम में पढ़ा है मैंने आपको। तो पहले जमाने में साइनोबैक्टीरिया को हम प्लांट किंगडम में रख देते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। तो वही लिखा है, सो द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as blue green algae
आर नॉट एक्चुअली एल्गी। तो भले इनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी बट एक्चुअल में एल्गी नहीं है। ये कौन है? एक बैक्टीरिया है बेटा। क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है बच्चा बाटी, भले ही नाम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी पर असलियत में ये एल्गी, क्योंकि एल्गी इज अ प्लांट, हाँ या ना। बट ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, चले आगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांट अंडर 5 डिवीजन: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हम ये 5 डिविजन्स पढ़ाएंगे आपको किंगडम प्लांटी के। कितने डिवीजन पढ़ाएंगे? 5। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा आज बेटा आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट मैं अनाउंस कर रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट की तरह ही मान लीजिए आप। उम्मीद करूंगा जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि हाँ आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपका डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है 2-3 दिन पहले ही, बल्कि बहुत ज़्यादा ही पहले हो चुका है आप लोगों का डायमेंशन एनालिसिस। एरर वाला आई थिंक चैप्टर चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो आज आपका 6 बजे डायमेंशन एनालिसिस का टेस्ट है, उसका लिंक आएगा आपका फिजिक्स का। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी ये नहीं कि क्लास छोड़ के गायब हो जाएंगे। ठीक है, गायब भी हो जाओगे फिर वापस सुनना है या तो इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट कंप्लीट करना है अपना काम। ठीक है, तो आज 6 बजे के बाद आपको लिंक ओपन करके मिलेगा, तो आप कल सुबह तक दोपहर तक 12 बजे तक वो एक्टिव रहेगा आपके लिए। अभी मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ 6 बजे से लेकर आज कल 12 बजे तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, हाँ या ना? अप्रॉक्स 6 बजे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो कल 12 बजे तक रहेगा वो एक्टिव। तो आप कभी भी देना, क्लास पढ़ लो, फिर रिवाइज कर लो आराम से, फिर उसको पेपर को तमीज से देना बिना किसी चीटिंग के। चीटिंग करोगे तो कोई मतलब नहीं है आपकी। ठीक है, आया ना? फिर तो फायदा ही नहीं है कोई देने का टेस्ट। ठीक है, चलूं मैं आगे? बढ़िया, आगे बढ़ता हूं तो सुनना जरा। चलिए वापस टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। क्या क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो सुने, लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हाँ या ना? वापस से मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ेंगे आप। तो प्लांट किंगडम को हमने 5 डिवीजन में बांट रखा है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हाँ या ना? अब हम एंजियोस्पर्म्स को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो वही सुनना। लेट अस आल्सो लुक at classification within angiosperm to understand, excuse me, some of the concerns that influence the classification system। तो हमें एंजियोस्पर्म के अंदर भी एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखना है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैसे फर्क पड़ता है। तो पुराने सिस्टम में इतना नहीं था, क्योंकि पुराने सिस्टम में ज्यादा कैरेक्टर्स वगैरह इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते थे, केवल बेसिक से छोटे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के बोल दिया था कि ये ट्री है, ये श्रब है, ये हर्ब है। बट एक्चुअल में उनके बारे में और डिटेल में भी पता होना चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो वो लिखा है, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यही मैं बोल रहा हूं कि पुराने क्लासिफिकेशन में केवल मॉर्फोलॉजी, क्या कितना ऊंचा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के क्लासिफाई किया जा रहा था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। तो वही लिखा है, तो क्या the earliest system of classification used only gross superficial external morphological character such as उसकी हैबिट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें सेल एक है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, उसकी शेप लीफ की कैसी है, केवल हम उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, रूपरेखा देख के ही उसे प्लांट का दर्जा दे रहे थे। और एक्चुअल में हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बाकी उसके न्यूट्रिशन और कैरेक्टर्स को हमने इग्नोर मार दिया, जिसकी वजह से आप भी जानते हो अगर जितने कम आप कैरेक्टर कंपेयर करोगे उतना बेकार क्लासिफिकेशन होगा, और जितने ज्यादा आप कैरेक्टर्स कंपेयर करोगे उतना बढ़िया क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इसीलिए तभी तो फंगस वगैरह तक इस किंगडम में रख दिए गए थे, जो कि एक्चुअल में इस किंगडम के थे ही नहीं। तो ये सब दिक्कतें थी, तो आज के टाइम पे नहीं वो चीज है। आगे बढ़ते हैं। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और दूसरी बात ये भी था कि पुराने टाइम पे केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ही, लीफ, स्टेम, रूट, इन्हीं को देख के काम कर रहे थे। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये लिखा है, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। लीफ कैसी है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, ये सब। और कुछ किस पे? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। जो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लीनियस ने दिया था। इन्होंने ये वेजिटेटिव और एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स देख के दिए थे नाम। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया था, तो वो सफिशिएंट नहीं था, वो सफिशिएंट नहीं था। और ऐसे सिस्टम को इन्होंने क्या बोला? आर्टिफिशियल। तो वो लिखा है,
सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, इसलिए बोला उन्हें इन्होंने क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, और ये इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम बेकार था क्योंकि इन्होंने जो एक्चुअल में प्लांट्स आपस में रिलेटेड थे उन्हें क्या कर दिया था, इस सिस्टम ने दूर दूर कर दिया था, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने का एक ही कारण है क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा कैरेक्टर्स कंपेयर किए नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ। चलें आगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज, और आर्टिफिशियल सिस्टम ने एक और गलती करी, क्या इसने इक्वल वेटेज दिया किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर। बेटा एंड्रोशियम एक सेक्सुअल कैरेक्टर है और वेजिटेटिव लीफ स्टेम रूट ये एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है। तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम ने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, तो एक्चुअल में दोनों सेम चीज नहीं होते, तो इक्वल इंपॉर्टेंस की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस सिस्टम में था तो इसीलिए गड़बड़ी थी, तो वही लिखा है क्या, also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment. बहुत अच्छी बात की है। क्या बोला बेटा, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया और इन दोनों को इक्वल वेटेज दी। इक्वल वेटेज दी मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर था उतना ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के लिए सेक्सुअल कैरेक्टर को माना। बट हम जबकि ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही बात है भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट अपने लीफ की शेप बदल लेता है, बिल्कुल बदल लेता है। कैक्टस में लीफ गायब हो जाती है, स्पाइन्स कन्वर्ट हो जाते हैं पतले पतले से। बहुत सारे प्लांट्स में इन्वायरमेंट बदलने से उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर का नेचर ही बदल जाता है। आप ठंड वाले एरिया पे जाओ, उसमें कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको पेड़ के, यहाँ पे आपको कहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखता क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट अलग है। तो इन्वायरमेंट में का इफेक्ट सबसे ज्यादा प्लांट में उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर से पड़ता है, सेक्सुअल पे नहीं पड़ता। तो भाई एक ही प्लांट अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग वेजिटेटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, तो क्या वो अलग प्लांट हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों, केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर ही तो बदले पर वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होके बदले हैं। एक्चुअल में काम तो उनका वही है, काम तो उनका वही है, पर बाकी प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो वो सेम मिलेंगी। तो फिर भी उस टाइम पे इन्होंने इन दोनों को इक्वल वेटेज दिया तो इसकी वजह से गड़बड़ी हो गई। तो एक्चुअल में वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को सेम वेटेज तो मिलना ही नहीं चाहिए था, बट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने ऐसा दिया। जो किसने दिया था? लीनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लीनियस के। चले आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ भाई, एक बढ़िया क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो वही लिखा है एज अगेंस्ट दिस, किसके अगेंस्ट? आर्टिफिशियल के। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। अब इसमें क्या हुआ? तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी, तो सुनना। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। कैसी एफिनिटीज? नेचुरल कैरेक्टर्स अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। तो इसने क्या किया? नेचुरल एफिनिटीज देखी। कैसी देखी? क्या कि नेचर में मैं कैसे रह रहा हूं और वो कैसे रह रहा है, मैं कैसा नेचर पसंद कर रहा हूं और दूसरा प्लांट कैसा नेचर, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मैं एनवायरनमेंट के लिए कैसा बिहेव कर रहा हूं और दूसरा ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए कैसा है। नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस ही नहीं देखा, उसके अलावा इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एटम्स तक देखे, एटम्स की बात नहीं बोल रहा, सेल्स तक देखे। इसके अलावा एनाटॉमी देखी, अंदर की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, ये सब भी देखा। एम्ब्रियोलॉजी देखी कि जो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है ऑर्गेनिजम्स का। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, प्लांट हार्मोन्स को कहते हैं, प्लांट के हार्मोन्स, प्लांट के केमिकल्स को पढ़ा इन्होंने। ये सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पर जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बढ़िया सटीक ग्रुपिंग होगी, बिल्कुल बढ़िया ग्रुपिंग होगी, ठीक है। और इसी वजह से जो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक साइड कर दिया। तो वही लिखा है सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। क्लियर है? किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। कौन सा? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा बेटा? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट अभी भी रुको, इसके आगे एक और आया, इसके आगे एक और आया। ये बढ़िया था, मना नहीं कर रहा मैं, बहुत बढ़िया था, बट इन्होंने एक कमी छोड़ दी, इन्होंने रिलेशन नहीं बताए आज के टाइम के प्लांट्स में और इनके जो प्लांट्स में पूर्वज थे उनके साथ, जिसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो वो किस में आया? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज के टाइम पे हम इसको भी कंसीडर करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। तो वही लिखा है
एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये प्लांट आज के तारीख में जो हमें प्लांट दिख रहा है उनका पूर्वजों के साथ कैसा रिश्ता था बिटवीन दी वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पूर्वज कॉमन निकाले हम लोग ग्रुपिंग क्रिएट, भाई सीधी बात है, हमें जिन प्लांट्स के एक ही पूर्वज आ रहा हो तो डेफिनेटली उन प्लांट्स को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर होता है ग्रुपिंग करने के लिए, तो वही लिखा है। तो इस सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बना है। आज के टाइम पे जितने भी मिलने वाले प्लांट्स अगर उनका एक ही पूर्वज था तो हमने उनकी ग्रुपिंग करना चालू कर दी, तो वही लिखा है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो एक ही टेक्सा, एक ही ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिज्म का एक ही पूर्वज था, जिसकी वजह से उन ऑर्गेनिज्म को हमने एक ही टेक्सा या एक ही ग्रुप में रख दिया। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। तो केवल फाइलोजेनेटिक ही नहीं, और भी सारे कैरेक्टर्स और इंक्लूड हुए, जिसकी मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन को और बढ़िया कर पाए, क्लासिफिकेशन की डिफिकल्टीज को और आसान कर पाए। तो ये तो देखे, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनकी मदद से हम ये क्लासिफिकेशन को और आसान कर लेते हैं। जैसे कि एक नाम है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कौन सा नाम? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी, 3 नाम पढ़ेंगे आप, तो सुनना। क्या केवल यही सिस्टम नहीं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आज के टाइम पे हमारे पास, जिससे हम क्लासिफिकेशन को आसान कर पाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसका क्या है कहानी, तो सुनना। These become more important when there is no supporting fossil evidence। तो ये कब आती है कहानी? जब फॉसिल्स की प्रेजेंस नहीं थी, तो वो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ या ना? फॉसिल्स की प्रेजेंस नहीं थी, तो उसी के लिए बोल रहा है कि आज के टाइम पे हमारे पास पूर्वजों के अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्लासिफिकेशन को आसानी से इजी कर पाए हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के लिए बात लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फॉसिल नहीं है तो उनके कॉमन एंसेस्टर मान के हम लोग उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिससे आसानी हो जाती है क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो अब इसके अलावा टेक्सोनॉमीज और हैं जो क्लासिफिकेशन को और बढ़िया बना के देती हैं। कौन सी सबसे पहली मैं पढ़ा रहा हूँ? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या है सुनना। Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computer, is based on all observable character। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऐसी टेक्सोनॉमिक ग्रुपिंग ही कोई कहते हैं यार, मैंने पढ़ाया हुआ फर्स्ट चैप्टर में, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऐसे ग्रुपिंग करने का तरीका है जिसमें हम किसकी मदद लेते हैं? कंप्यूटर की। और जहां कंप्यूटर आया तो काम एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें जब हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं तो हम लोग एक ही टाइम पर बहुत सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को कंपेयर करके आसानी से ग्रुप सटीक तरीके से प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना? तो इसके काम में होता क्या है? डेटा फीड होता है। बिना डेटा फीड करे कंप्यूटर कभी काम ही नहीं कर सकता, तो कंप्यूटरों की मदद जरूर ली जाती है। और कंप्यूटर क्या ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के। तो इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के कोड लिख दिए जाते हैं, तो वो लिखा है नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल दी कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। और कंप्यूटर में वो डेटा फीड कर दिया जाता है, और जैसे कोई प्लांट हमें मिलता है तो उसको रखते हैं कंप्यूटर में, उसका डेटा डालते हैं, चेक करते हैं, एंटर मारा, पूरा कच्चा चिट्ठा लिख के आ जाता है कि अगर कोई पुराना प्लांट है तो वहीं की वहीं रख देते हैं, कोई नया डिस्कवरी तो उसका कोई नया ग्रुप बना दिया जाता है। क्लियर है? और इस वजह से कंप्यूटर की जब हम मदद लेते हैं तो हम एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं और एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन हो जाता है आसान तरीके से। तो वही लिखा है In this way, each character is given equal importance at the same time। एक ही टाइम पर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर एक साथ कंसीडर कर लिए जाते हैं, जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं होता। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ने क्लासिफिकेशन को कितना आसान कर दिया। एक ही टाइम पे विद इन अ सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंपेयर हो जा रहे हैं एक ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। कौन सी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। किसकी मदद से होती है? कंप्यूटर्स की मदद से होती है। चलें, नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। क्या है? साइटोटेक्सोनॉमी। ये क्या बवाल है भाई? तो सुनना भाई। सेकंड, साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेल की इंफॉर्मेशन, सेल में क्रोमोसोम होता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन। ये क्या हुआ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वापस देख लेते हैं। हाँ भाई, साइटोटेक्सोनॉमी क्या है? ऐसी टेक्सोनॉमी है जिसको हम किसके बेसिस पे करते हैं? सेल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं? सेल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो देखें वापस से, तो सुनना जरा। साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल की इंफॉर्मेशन। जैसे क्रोमोसोम के बारे में बताओ ना, कितना नंबर है क्रोमोसोम, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर है, ये सारी बातें
देखकर हम क्लासिफिकेशन करें तो उसको क्या कहते हैं हम, साइटोटैक्सोनॉमी। जब हम क्रोमोसोम का नंबर देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका बिहेवियर देखें और इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें तो साइटोटैक्स। जैसे बहुत सारे आपको पढ़ाऊंगा, जैसे एल्गी पढ़ाऊंगा, इसमें हैप्लॉइड होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये साइटोटैक्सोनॉमी से पता लगा है। हैप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर सिंगल रहते हैं, डबल नहीं होते बेचारे, पेयर में नहीं होते, सिंगल होते हैं, ठीक है ना, हाँ या ना। तो ये साइटोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे पता लगता है, तो वही बात बोल रहा हूं मैं। साइटोटैक्सोनॉमी किसके बेसिस पे करा जाता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर तीनों चीजें दिखते हैं। चलें नेक्स्ट, थर्ड कीमोटैक्सोनॉमी। अब ये क्या है, नाम से समझ में आ रहा हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे, केमिकल कौन कौन से पाए जा रहे हैं किसी प्लांट में, उसके बेसिस पे। तो कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि किसी प्लांट में कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं, ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज। तो कीमोटैक्सोनॉमी में किसके बारे में, प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को देख के पता लगाया जाता है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आई होगी मेरे हिसाब से आपको बातें, जल्दी बोलें, कोई दिक्कत किसी को, चलिए बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, ठीक है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। ये क्या हुआ, फिर से वापस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वापस ओपन कर लेते हैं, ये जितनी बार होगा मैं उतनी बार खोल लूंगा इसे, ये बेशरम तो मैं और ज्यादा, ठीक है, चलिए मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, कीमोटैक्सोनॉमी एंड साइटोटैक्सोनॉमी, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बेच में फिट हुई होगी। तो अभी तक क्या था, प्लांट पढ़ा था, प्लांट किंगडम पढ़ा था, अब उसके अंदर हम लोग बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसमें दो सिस्टम पढ़ा है, आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें एक तीसरा और आया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि पुराने टाइम पे हम प्लांट्स को केवल बहुत बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, जिसकी वजह से गलतियां हो रही थी। तो हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए था क्लासिफिकेशन का, जिससे हम प्लांट्स को उस ग्रुप में रख पाए जहां पर वो एक्चुअली बिलोंग करता है, ना कि ऐसी मन से रख दिया, ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हौच पौच खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल, ठीक है, जो कि सही चीज नहीं है, फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, आप क्या, कोई टीचर तक नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। जब खिचड़ी होगी तो समझ में ही नहीं आएगा ना चीजें। तो सॉर्टिंग करके पढ़ें, ग्रुपिंग करके पढ़ें तो आसान लगती हैं चीजें, तो वही चीज है जो हम पढ़ाई में भी वही चीज अपना रहे हैं, क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा दिमाग में ये बातें फिट हुई होंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये इंट्रोडक्शन था प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कौन कौन सी टेक्सोनॉमी है, कौन कौन से सिस्टम है, किस में क्या काम आता है, मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब आपको शॉर्ट में नोट कर लेना, दैट्स इट। चलें आगे। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। तो आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज आपका मैंने टेस्ट भी अनाउंस कर दिया एकदम से, ठीक है। तो अच्छी बात है, तभी तो आपको पता लगेगा क्या होगा, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चा पार्टी। तो टाइम दे रहे हैं, आज फिजिक्स की क्लास नहीं कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की, बट टेस्ट सही से दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज आपको रिवाइज करने का टाइम दे देते हैं, तो आज सेशन यहीं तक एंड रखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप लोग पढ़ें, रिवाइज करें, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको टाइम चाहिए, आपको 6 या एक काम करते हैं 7 बजे लिंक दे देते हैं, सबसे बेस्ट, ठीक है। मैं भेज दूंगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसको आप आराम से दिन तक करना, बट पढ़ के करना, तमीज से करना, बिना किसी नकल के करना। आप नकल करोगे आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है बेटा, ठीक है। तो अभी मैं वापस से बोल रहा हूं, आपको लिंक आज मिल जाएगा, कल तक रहेगा, एक्टिव रहेगा, आप उसको ढंग से अटेम्प्ट करिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, थैंक यू वेरी मच।